हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था, फर्स्ट पार्ट को हमने देखा था अच्छे से। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे वातावरण एवं अनुसान क्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यहीं से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो समाप्त हो गया था। सेकंड पार्ट यहीं से स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मैं जल्द ही वाइट बोर्ड पर आप लोगों को समझाऊंगी। सारे टॉपिक्स को मैं फिर से समझाऊंगी, बट अभी जो है आप लोग ऐसे समझ लो, बट ये सारे जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसको मैं फिर से आप लोगों को दोबारा रिवीजन कराऊंगी, वो भी वाइट बोर्ड पे अच्छे से समझाऊंगी। जो भी डाउट होगा आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो अभी का जो हमारा पॉइंट है ये देख लेते हैं, वातावरण एवं वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। पहले तो हम ये जानेंगे कि वातावरण किसे कहते हैं। तो पहले इस पॉइंट पर बात कर लेते हैं। वातावरण क्या है? वो विषय वस्तु आती हैं जो कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। वातावरण और पर्यावरण में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम देख लेते हैं। वातावरण क्या होता है? वे विषय वस्तुएं आती हैं जो कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। कहने का मतलब है कि वातावरण में जो भी चीज़ें आएंगी, मान लो कि एक रूम में हम रहते हैं, रूम में एसी, पंखा, कूलर जो भी है, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें हमें ये बताया गया है कि वातावरण हमारी चारों तरफ का जो है, जो भी चीज़ें हैं वातावरण में, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। वो क्या होती है? वो हो गए वातावरण। बट जो पर्यावरण है, पर्यावरण में अब हम देख लेते हैं पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों तरफ, और आवरण का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। तो पर्यावरण का जो अर्थ होता है, जो हमारे चारों तरफ होता है, हमें प्रभावित करे या ना करे। पर्यावरण का मतलब ये होता है कि हमारे चारों तरफ की वस्तुएं वो हमें प्रभावित कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। पर्यावरण का मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वही हमारा पर्यावरण हो जाती हैं। बट जो वातावरण होता है, वातावरण में ऐसी चीज़ें हों जो मैं प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हूँ, वही क्या हो जाएगा? वातावरण हो जाएगा। आई होप कि पर्यावरण और वातावरण आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वातावरण हमें प्रभावित करती है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, बट जो पर्यावरण है इसमें क्या होता है? हमारे चारों तरफ की वस्तुएं आ जाती हैं, वो चाहे हमें प्रभावित करें या फिर ना करें, वो क्या हो जाता है? पर्यावरण हो जाता है। आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं, अंतःक्रिया और सहसंबंध क्या होता है। ये पॉइंट भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अंतःक्रिया क्या होता है? अंतःक्रिया मतलब होता है दो चार आपस में ऐसे मिल जाते हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। अंतःक्रिया मतलब होता है कि दो चार आपस में इस तरह से मिल जाएं, इस तरह से घुल जाते हैं कि उन्हें निकालना, उन्हें अलग करना क्या हो जाता है? नामुमकिन हो जाता है। उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, उसे ही अंतःक्रिया कहते हैं। अब हमें देखना है कि सहसंबंध क्या होता है। सहसंबंध क्या होता है ये हमें देखना है। सहसंबंध में हमें क्या देखना है? दो चर ऐसे मिलते हैं जिनका अलगाव संभव हो। अभी हमने अंतःक्रिया में देखना कि दो चर इस प्रकार से मिल जाते हैं जिनका अलगाव संभव नहीं होता है। बट सहसंबंध क्या होता है? सहसंबंध में दो चर ऐसे मिलते हैं जिनका अलगाव संभव होता है। सहसंबंध ये दो चर सहसंबंध में दो चर एक दूसरे को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं, उस संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध में दो चर इस प्रकार से मिलते हैं जिनका अलगाव संभव होता है, और सहसंबंध में दो चर एक दूसरे को इस तरीके से प्रभावित करते हैं, किस तरीके से और कहाँ तक प्रभावित करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सहसंबंध कहते हैं। अब हम देखेंगे जो अगला पॉइंट है वो है वंशानुक्रम। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वंशानुक्रम क्या है ये हमें देखना है। अब हमें जो पॉइंट देखना है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। वंशानुक्रम क्या है? एक फीमेल होते हैं और एक क्या होते हैं? मेल। फीमेल में क्या होता है? अंडाणु होता है जिसे हम एग सेल कहते हैं, और मेल में क्या होता है? शुक्राणु होता है जिसे हम स्पर्म सेल कहते हैं।
और जो माता होता है या पिता, माँ हो या फिर फादर हो, मदर हो या फिर फादर, उसमें क्या होता है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी पूछा गया है, अगर जोड़ों में पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और अगर ऐसे ही पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जोड़ों में कितने जोड़े पाए जाते हैं तो बताएंगे 23 जोड़े पाए जाते हैं। और अगर गुणसूत्र का पूछा जाए कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जो फादर होता है, जो मेल होता है, उसमें कौन सा सेल होता है तो हम बताएंगे उससे शुक्राणु मिलता है। अंडाणु और शुक्राणु मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। जो मेल होता है, मेल में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, हम बताएंगे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर ऐसे ही पूछा जाए कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो हम क्या बताएंगे 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये तो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इसको समझना जरूरी है। वंशानुक्रम में हमें क्या दिखाना है, फीमेल और मेल को दिखाना है। फीमेल से क्या होता है, एग सेल मिलता है जिसे हम अंडाणु कहते हैं। मेल से क्या मिलता है, स्पर्म सेल मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। माता में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और पिता में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये पूछा गया है कि माता की गर्भाशय की कोशिका जिसमें बच्चा बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, माता की गर्भाशय की कोशिका जिसमें बच्चा बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि माता की गर्भाशय की कोशिका जिसमें बच्चा बनता है उसे हम ब्लास्टोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेप देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको स्टेप में लगाने के लिए पूछा जाता है। स्टेप में अगर पूछा जाएगा तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और क्या आएगा ब्लास्टोसिस। और ब्लास्टोसिस क्या होता है आप लोग को अभी मैंने बताया है कि माता की गर्भाशय की कोशिका जिसमें बच्चा बनता है उसे ही ब्लास्टोसिस कहते हैं। इसका स्टेप अरेंज करने के लिए पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस लास्ट में आता है। अब यहाँ कुछ नोट कर लेते हैं, हम नोट पॉइंट को देख लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी वंशानुक्रम के जो भी पॉइंट देख रहे हैं हम सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नोट में क्या देखना है हमें, 1 से लेकर 22 क्रोमोसोम जो भी गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। चाहे वो माता के गुणसूत्र हों या फिर पिता के गुणसूत्र हों, क्या होते हैं, समान होते हैं। 1 से लेकर 22 जोड़ा गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं वो समान होते हैं। एक्स स्त्री हो या फिर पुरुष हो, इसमें क्या होता है, समान होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स बोलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑटोसोम्स किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि माता में और पिता में 1 से लेकर जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं। एक्स गुणसूत्र होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। और ये भी पूछा गया, ऑटोसोम्स को मिलान वाला पूछा गया है, मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी जान लेते हैं हम कि जो ऑटोसोम्स है अगर वो मैच करने के लिए आएगा तो हम किस में लगाएंगे, एक्स गुणसूत्र पे लगाएंगे, क्रोमोसोम में लगाएंगे। 1 से लेकर 22 जोड़ा जो होता है स्त्री और पुरुष दोनों का समान होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं। आगे का पॉइंट देखेंगे। अब देखते हैं हम जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा अभी हमने देखा कि 1 से लेकर जो 22 जोड़ा होता है, जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, 1 से लेकर 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं वो समान होते हैं, माता के हों या फिर पिता के हों, एक्स ही होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। बट जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, स्त्री में क्या होता है, एक्स ही होता है। बट जो पुरुष में होता है वो क्या होता है, एक्स और वाई होता है। यहाँ अलग हो गया है। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि 1 से लेकर जो 22 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम होते हैं वो समान होते हैं, जिसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं। बट जो 23वां जोड़ा होता है स्त्री में क्या होता है, एक्स ही होता है। बट जो पुरुष होते हैं, पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई होता है। और यही निर्भर करता है, यही डिपेंड करता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। यानी कि जो भी बच्चे होते हैं वो
पुरुष पर डिपेंड करते हैं कि उसका बच्चा, उसका बेबी जो है वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा, क्योंकि जो स्त्री है, जो फीमेल है, उसका क्रोमोसोम XX ही होता है, बट जो पुरुष है उसका क्रोमोसोम क्या होता है, XY होता है। और इसी को हम कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं, संतानो उत्पत्ति क्रोमोसोम कहते हैं। इसी से संतान की उत्पत्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम यौन गुणसूत्र कहते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जो 23वां जोड़ा डिफरेंट होता है उसी से संतान की उत्पत्ति होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसे हम यौन गुणसूत्र कहते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, यौन गुणसूत्र कहते हैं। अब हम देखेंगे आगे, वाई क्रोमोसोम जो होता है, ये क्या होता है, वाई क्रोमोसोम से ही अलग क्या होता है, वाई क्रोमोसोम ही लड़का और लड़की का निर्धारण होता है। जो वाई क्रोमोसोम है, जो पुरुष का 23वां जोड़ा होता है, एक्स और वाई का जोड़ा होता है, उसमें जो वाई क्रोमोसोम है वो क्या करता है, वही लड़का और लड़की का निर्धारण करता है। अगर जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम बताएंगे लंबा गुणसूत्र होता है। एक्स क्या होता है, लंबा होता है, और वाई कैसा होता है, छोटा होता है, छोटा गुणसूत्र होता है। अब हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि लड़का और लड़की बनते कैसे हैं, तो देख लेते हैं। अगर XY बनता है, अगर जो एक्स क्रोमोसोम है XY बन जाता है तो क्या होता है, उससे लड़के का निर्धारण होता है, और XX बनता है तो क्या होता है, उससे लड़की का निर्धारण होता है, मतलब गर्भ में लड़की बनेगी। और अगर XY बनेगा क्रोमोसोम तो उससे क्या होगा, लड़के का जन्म होगा, और XX क्रोमोसोम मिलेंगे तो उससे लड़की का जन्म होता है। ये पॉइंट हो गए। अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें दिया गया है कि फीमेल हो या फिर मेल हो, फीमेल हो या फिर मेल हो, उसमें उनके जो बच्चे होंगे उसमें क्या होगा, 46 गुणसूत्र पाए जाने चाहिए। मेल से जो फीमेल है उनकी फैमिली से कुछ गुणसूत्र बच्चे में आते हैं, और जो मेल है उनके कुछ गुणसूत्र बच्चे में आते हैं, जिससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसमें 46 गुणसूत्र होने चाहिए, माता और पिता का मिला के, तब जाकर एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि कभी कभी इन गुणसूत्रों की जो संख्या है, बच्चे में 46 गुणसूत्र आने चाहिए माता और पिता का मिला के, लेकिन कभी कभी बच्चे में देखा गया है कि 46 गुणसूत्र से ज़्यादा हो जाते हैं या फिर 46 गुणसूत्र से कम हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कुपोषण कहते हैं। और यहाँ से मैचिंग करने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी मैं जब आप लोगों को ये वाला पॉइंट दिखाऊंगी, पढ़ाऊंगी, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आपके माइंड में फटाक से आ जाएगा ये पॉइंट। तो आप ये नोट कर लीजिए कि जो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के 46 गुणसूत्र मिलकर बच्चों में आने चाहिए। लेकिन कभी कभी कुपोषणता के कारण क्या होता है, ये जो 46 गुणसूत्र ना आकर 46 से कम या ज़्यादा आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कुपोषण की स्थिति कहते हैं। और इसमें क्या कौन कौन से पॉइंट ऐड किए गए हैं, अब ये देख लेते हैं। ये देखिए, लेकिन कभी कभी संख्या क्या होती है, घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। जब ये संख्याएं घटें या बढ़ेंगी तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम बनता है। जब ये संख्या, जो बच्चे में 46 गुणसूत्र आने चाहिए, 23 जोड़े गुणसूत्र आने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये संख्या बढ़ जाती है या फिर घट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम बनता है और यह कुपोषण का कारण होता है। ये किस कारण से होता है, कौन सा रीजन है इसका, तो हम क्या बताएंगे, ये कुपोषण के कारण होता है। अब हम देख लेते हैं इसके प्रकार। जो कुपोषण है, जो सिंड्रोम बनते हैं, उसके कितने टाइप देखने को मिलते हैं। पहला तो है 45, 46 गुणसूत्र ना बनकर उससे कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, 45 गुणसूत्र। जो 45 गुणसूत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। 45 गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। 47 गुणसूत्र को डाउन सिंड्रोम कहते हैं। और 45 से 1/2 जो है उसे क्या कहते हैं, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, और ये मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। 45 को हम किस में मिलाएंगे, टर्नर सिंड्रोम में, 47 को डाउन सिंड्रोम में, और 45.5 को, जिसे हम 45 से 1/2 कह रहे हैं, उसे हम किससे मिलाएंगे, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम से मिलाएंगे।
ये है। अब हम आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट में। अब हमें क्या देखना है, नोट में हम देख लेते हैं कि एक गुणसूत्र में कितने जीन्स पाए जाते हैं। तो 1000 से लेकर 1500 जीन्स पाए जाते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, 3000 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर एग्ज़ाम टाइम में दोनों में से कोई भी देखने को हमें मिले, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेंगे, बट अगर कभी कभी 1000 से 1500 भी मिल जाए, गुणसूत्र में जीन्स की संख्या अगर पूछी जाए कि एक गुणसूत्र में जीन्स की कितनी संख्या होती है, अगर 1000 से 1500 दिया रहे तो हम उस पर टिक लगाएंगे या फिर 3000 पर टिक लगा देंगे। ये पॉइंट है। आगे का पॉइंट देखते हैं हम। आगे का पॉइंट क्या कह रहा है, प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है और इसी के आधार पर वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा वैयक्तिक भिन्नता किसे कहते हैं। अगर दो भाई हैं, एक साथ वो जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस बेबी हैं, बट उनमें भी भिन्नता पाई जाएगी। शकल सूरत एक ही हो, पर्सनालिटी एक जैसी हो, बट उनके रुचि, बोलने का तरीका, एटीट्यूड उनका जो है, ये इन सारे के आधार पर, इन सभी चीज़ों के आधार पर जो बच्चों को एक बच्चे से दूसरे बच्चों से अलग करता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं उसे। रुचि के आधार पर, शरीर की बनावट के आधार पर, बोलने के आधार पर, चलने के आधार पर, कोई भी चीज़ हो XYZ, जो चीज़ एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, जिसमें व्यक्तित्व का निर्माण होता है और आगे चलकर सील गुण बन जाते हैं। सील गुण का सिद्धांत भी पूछा गया है, जिसे आलपोर्ट महोदय ने दिया है। ये आगे चलकर जो एक बच्चे को दूसरे बच्चे से अलग करता है, यही आगे चलकर क्या बन जाते हैं, सील गुण बन जाते हैं। और सील गुण का सिद्धांत अगर पूछा जाए किसने दिया है, तो हम बताएंगे कि आलपोर्ट ने दिया है। सील गुण होता क्या है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऐसा गुण जो उसे दूसरों से अलग करता है, या तो फिर फेमस बना देता है या तो फिर कुछ अलग कर देता, मतलब ऐसा गुण होता है। सील गुण मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऐसा गुण होता है जो कि उसे फेमस बना देता है या फिर उसे गिरा देता है। कोई दो में से एक चीज़ होती है। जैसे क्या होगा सील गुण में, जैसे क्या होगा, देखो यहाँ पर दानवीरता, कर्ण जो है वो किसके कारण फेमस हुए थे, दानवीरता के कारण प्रसिद्ध हुए थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यवादिता के कारण प्रसिद्ध हुए थे। महात्मा गांधी किसकी वजह से प्रसिद्ध हुए, तो हम बताएंगे कि अहिंसा के कारण। ये क्या है, इसी को हम सील गुण कहते हैं। और ये सिद्धांत दिया किसने है, आलपोर्ट ने दिया है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके सिद्धांत के बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अभी हम जान लेते हैं कि सील गुण किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का ऐसा गुण होता है जो कि उसे फेमस बना देता है, जैसे कर्ण, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे महात्मा गांधी। अब हम आगे का पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट हम नोट में क्या देखेंगे, माता पिता के शरीर से गुणों का बच्चों के शरीर में जाना क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों बच्चे के विकास में सहायक होते हैं। क्या है, माता पिता के शरीर से गुणों का बच्चों के शरीर में जाना ही वंशानुक्रम कहलाता है। और वातावरण और वंशानुक्रम दोनों बच्चों के विकास में बराबर बराबर हिस्सेदार होते हैं, बराबर बराबर हिस्सा होता है उनका। हम ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वातावरण में बच्चा पल जाता है, उसके सारे गुण डेवलपमेंट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसके सारे गुण विकसित हो जाते हैं, उसकी बॉडी में वो एकदम परफेक्ट इंसान बन जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वंशानुक्रम और वातावरण है, दोनों ही बच्चे के विकास में, बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। और कल का जो हमारा क्लास होगा वो होगा मनोसामाजिक सिद्धांत। ये किसका है, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत हम पढ़ेंगे।